प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हमने समाजशास्त्र के अध्याय नंबर 3 +2 सामाजिक संस्थाएं निरंतरता एवं परिवर्तन, इसमें पिछले वाली वीडियो में हमने किया था जाति और वर्ग में क्या अंतर है, प्रभु जाति या प्रबल जाति किसे कहते हैं और संस्कृतिकरण से क्या अभिप्राय है और इनकी अवधारणा किसने दी, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जनजातीय समुदाय। जनजाति किसे कहते हैं या जनजाति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज़ यानी कि जनजाति किसे कहते हैं। जनजाति परिवारों का एक ऐसा समूह होता है जो दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है, जिसकी अपनी एक बोली या भाषा पाई जाती है, टोटम को अधिक महत्व दिया जाता है और निश्चित क्षेत्र में निवास करता है और उनकी अपनी एक अलग संस्कृति पाई जाती है। ऐसे समुदाय को जनजाति कहा जाता है। जैसे जनजाति एक ऐसा समुदाय होता है जो हमारी सभ्यता से दूर यानी कि आधुनिक समाज से दूर दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में या वनों में या जंगलों में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, विचरण करता है, जिसकी एक सामान्य भाषा, उनकी खुद की एक सामान्य भाषा या बोली पाई जाती है और सामान्य संस्कृति, एक जैसी संस्कृति, उनकी एक जनजाति की एक जैसी संस्कृति पाई जाती है, यानी कि खान पान और रहन सहन के तरीके एक जैसे पाए जाते हैं। तो ऐसे समुदाय को हम जनजाति कहते हैं। भारत में लगभग 532 जनजातियां पाई जाती हैं। भारत में लगभग कितनी जनजातियां पाई जाती हैं? 532। जनजातियों को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। इन्हें वन जाति भी कहा जाता है या आदिम जाति भी कहा जाता है, आदिवासी भी कहा जाता है और गिरिजन भी कहा जाता है। इस प्रकार अनेकों नामों से इन्हें पुकारा जाता है। जैसे जीएस घुरिये ने इन्हें पिछड़े हिंदू के नाम से संबोधित किया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक नंबर वाले क्वेश्चनों में भी तकरीबन आता है। तो जीएस घुरिये ने इन्हें जनजातियों को किस नाम से पुकारा? पिछड़े हिंदू। और यदि हम सरकारी भाषा की बात करें, उनमें इनको अनुसूचित जनजाति कहा गया है, यानी कि सरकार की जो लैंग्वेज है, सरकारी जो भाषा है उसमें इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। उपनिवेश यानी कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इन जातियों के लिए, इन जनजातियों के लिए क्या नाम दिया? जनजाति। इनको क्या नाम दिया? जनजाति। यानी कि ब्रिटिश शासन जब यहाँ भारत में स्थापित था तो उस समय इनको जनजाति का नाम दिया गया था। यदि हम 2011 की जनगणना की बात करें तो हमारे देश की जो कुल जनसंख्या है उसमें से 8.6% जो है जाति की संख्या पाई जाती थी। और इसी प्रकार 2011 की जनगणना की बात करें और सबसे अधिक जनजातियों की संख्या मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। यानी कि भारत का जो बीच वाला हिस्सा है, जैसे भौगोलिक दृष्टि से 5 भागों में भारत को बांटा गया है, जो दक्षिण का पठारीय प्रदेश है उसमें जनजाति के लोग अधिक पाए जाते हैं, अर्थात इनकी जनसंख्या दक्षिण के पठारीय प्रदेश में अधिक पाई जाती है। यदि हम पश्चिम की बात करें तो गुजरात और राजस्थान, और यदि हम भारत के मध्य की बात करें यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल, इनमें जनजातियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। और राज्य में यानी कि मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसमें से जो कुल जनसंख्या का 21% भाग जो है वो जनजातीय की जनसंख्या पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार यदि हम बात करें तो हरियाणा और पंजाब एक ऐसे राज्य हैं जनजातियों की संख्या या जनसंख्या वहाँ पर नहीं पाई जाती, अर्थात नील है, यहाँ पर कोई भी जनजाति निवास नहीं करती। किस किस राज्य में? पंजाब और हरियाणा में किसी भी जनजाति के सदस्य नहीं पाए जाते। तो प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे जनजाति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता जो है, जो हमने परिभाषा में भी पढ़ा है कि सामान्य भूभाग। एक जनजाति के जो लोग हैं एक भौगोलिक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, अर्थात एक जनजाति एक निश्चित भूभाग पर निवास करती है। पहली विशेषता इनकी यही है। दूसरा, परिभाषा में हमने ये भी पढ़ा, प्रत्येक जनजाति की अपनी एक भाषा और बोली पाई जाती है। तो एक जनजाति के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक सामान्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं। उसके आगे है विस्तृत आकार। प्रत्येक जनजाति कई परिवारों का
समूह होता है, कई परिवारों का संकलन होता है। इससे कई वंश या समूह के या गोत्र के तथा भ्रातर दल यानी कि भाईचारे का संगठन। यही कारण है कि इनकी सदस्यों की संख्या अन्य अक्षेत्रीय समुदायों से अधिक होती है, इसीलिए इनका जो आकार है वो बड़ा पाया जाता है। उसके पश्चात आता है अंतःविवाह। इनकी एक विशेषता ये भी है कि प्रत्येक जनजाति का सदस्य, जिस प्रकार जाति में था ना, प्रत्येक जाति का सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करता था, इसी प्रकार जनजातियों के जो सदस्य हैं, प्रत्येक जनजाति का सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह करता है। जैसे हमारे देश में 532 जनजातियां पाई जाती हैं, संताल है, हो है, मुंडा है, बिसरा है, ये सभी जनजातियां अलग अलग पाई जाती है, अलग अलग उनकी संस्कृति पाई जाती है। तो प्रत्येक जनजाति का व्यक्ति अपनी ही जनजाति में विवाह करता है। उसके आगे है प्रत्येक जनजाति का एक नाम होता है, एक नाम। अगली विशेषता क्या है? एक नाम। प्रत्येक जनजाति का जो है अपना एक नाम होता है जिसके द्वारा उसकी पहचान होती है। जैसे मैंने अभी बताया, कोई हो जनजाति है, कोई मुंडा जनजाति है, कोई संथाल जनजाति है, कोई भील जनजाति है। तो इस प्रकार प्रत्येक जनजाति का अपना एक नाम पाया जाता है जिसके द्वारा उसकी पहचान होती है। प्रत्येक जनजाति की अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है। हर जनजाति की अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज पाए जाते हैं, रहन सहन के तरीके अलग पाए जाते हैं, खान पान संबंधी अलग अलग प्रतिबंध पाए जाते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक जनजाति की जो है अपनी एक अलग संस्कृति पाई जाती है, अर्थात सभी सदस्यों की एक सामान्य संस्कृति पाई जाती है एक जनजाति के लोगों की। आर्थिक आत्मनिर्भरता। जनजाति के जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने ही जनजाति में पूरी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि जनजाति की परिभाषा में क्या था, कोई परिवारों का एक ऐसा समूह जो दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है और सभ्यता से दूर है, दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में निश्चित भूभाग पर निवास करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो बाहरी दुनिया से कटे होते हैं और अपनी आवश्यकताओं की स्वयं पूर्ति करते हैं। उनमें विनिमय व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु देना। तो प्रत्येक जनजाति जो है अपनी सभी आर्थिक आवश्यकताओं, चाहे वो भौतिक आवश्यकता हो या आर्थिक आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा कर लेने में सक्षम होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है राजनीतिक संगठन। प्रत्येक जनजाति का या कबीलों का अपना एक सरदार होता है, एक मुखिया होता है, और यह मुखिया वंशानुगत होता है, यानी कि मुखिया का बेटा मुखिया। तो प्रत्येक जाति का अपना एक निजी राजनीतिक संगठन पाया जाता है, निजी राजनीतिक संगठन पाया जाता है जिसका एक वंशानुगत, वंश के अनुसार वंशानुगत मुखिया होता है। टोटम का महत्व। प्रत्येक जनजाति में टोटम को अधिक महत्व दिया जाता है। टोटम का मतलब होता है जिसे वो पवित्र मानते हैं, जिसकी वो पूजा करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, जिसको वो पूजते हैं और उसकी पूजा करते हैं। जिस प्रकार हम हिंदू धर्म में गाय की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, ये हमारे अनुसार, हमारा जनजातियों के अनुसार हमारा क्या है? टोटम है। तो इसी प्रकार प्रत्येक जनजाति का टोटम है जो उसके प्रति वो पूरी श्रद्धा रखते हैं। जनजाति के सदस्य टोटम को पवित्र मानते हैं और टोटम एक काल्पनिक पूर्वज हो सकता है, पेड़ हो सकता है, फल हो सकता है, पशु हो सकता है, पत्थर हो सकता है, जिसको वो पूजते हैं। तो जनजातियों में टोटम को अधिक महत्व दिया जाता है। उसके बाद सामान्य निषेध। कुछ सामान्य प्रतिबंध पाए जाते हैं प्रत्येक जनजाति के, जैसे खान पान संबंधी प्रतिबंध पाए जाते हैं, विवाह संबंधी प्रतिबंध, जैसे अभी मैंने बताया अंतःविवाह पाया जाता है, अपनी जनजाति में विवाह करते हैं, दूसरी जनजाति में विवाह नहीं कर सकते। तो इस प्रकार व्यवसाय संबंधी भी प्रतिबंध पाए जाते हैं, धर्म संबंधी प्रतिबंध पाए जाते हैं। और इस प्रकार सभी निषेधों का जनजाति के सदस्यों को पालना करनी पड़ती है या उसका पालन करना पड़ता है। और लास्ट में जो विशेषता है, सामाजिक सत्रीकरण का अभाव पाया जाता है। जनजातियों में जिस प्रकार जाति में ज़्यादा सामाजिक सत्रीकरण पाया जाता है, ज़्यादा ऊंच नीच का क्रम पाया जाता है, लेकिन जनजातियों में सामाजिक सत्रीकरण का अभाव पाया जाता है, अर्थात ऊंच नीच की भावना कम पाई जाती है। इस प्रकार हमारी ये जनजाति की विशेषताएं थी 11। तो आज हमारा प्यारे बच्चों ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। और यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और लाइक करें और शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।